हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी 80 को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है परिमा नाम की एक लेडी से जो अपनी फैमिली के साथ रहती है। दरअसल परिमा एक स्कूल में टीचर है। उसका एक छोटा बेटा है और उसके हस्बैंड का नाम है विनय। विनय भी जॉब करता है, तो वो भी सुबह जॉब के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद ये तीनों घर से निकलते हैं और अपने बेटे को स्कूल बस के लिए छोड़ते हैं। तभी वहां पर विनय का एक दोस्त कार्तिक आता है। कार्तिक विनय से कहता है, दूर से शहर कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब पास जाकर देखो तो उसकी बुराइयां नजर आने लगती है। अब कार्तिक वहां से कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रावी से होती है। रावी कार्तिक से बात करने लगती है, लेकिन कार्तिक उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। यहीं पर हमें पता चलता है कि कार्तिक की एक वाइफ थी जिसका नाम कावेरी था। कुछ समय पहले उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन कार्तिक उसकी मौत के समय वहां नहीं आया था। इसी बात को लेकर रावी उसे डांटने लगती है। वो कहती है, आखिर तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे थे कि अपनी ही वाइफ के लिए नहीं आ पाए। लेकिन कार्तिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद रावी उसे एक मोबाइल देती है और कहती है, इसमें कावेरी का तुम्हारे लिए आखिरी मैसेज है। यह सुनने के बाद कार्तिक वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम परिमा को देखते हैं। वो अपने स्कूल में एक सेंड ऑफ फंक्शन में डांस कर रही होती है। सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर विनय आता है। विनय देखता है कि फंक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो वो परिमा से कहता है, तुम फंक्शन खत्म करके घर आना जल्दी। परिमा भी इसके लिए मान जाती है। अब फंक्शन खत्म होने के बाद जब परिमा घर जा रही होती है, तभी एक कार आकर उसके पास रुकती है। कार से कुछ लड़के उतरते हैं और वो जबरदस्ती परिमा को कार में खींच लेते हैं। इसके बाद एक एक करके वो परिमा के साथ गलत काम करते हैं। फिर वो उसे एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लड़के एक जगह कार रोकते हैं, कार वहीं छोड़ देते हैं और अपने कपड़े जला देते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। अगले दिन एक आदमी परिमा को वहां देखता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। हॉस्पिटल से विनय को बुलाया जाता है। यहीं पर विनय को सारी सच्चाई पता चलती है कि परिमा के साथ कुछ हुआ है। यह सुनकर विनय पूरी तरह हैरान रह जाता है। पुलिस वाले परिमा का बयान लेते हैं। इसके बाद उन्हें वो कार मिल जाती है जो लड़कों ने छोड़ी थी। धीरे धीरे पुलिस उन लड़कों को भी पकड़ लेती है। अब हम विनय को देखते हैं। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि अपने बेटे के सवालों का जवाब कैसे देगा। उसका बेटा जानता है कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन असल में क्या हुआ है ये वो समझा नहीं पा रहा होता है। इसी वजह से विनय बहुत परेशान रहता है। साथ ही उसके घर वाले भी उसे कहते हैं, इस सब की वजह से हमारी इज्जत खराब हो रही है। यहाँ सुनकर विनय और ज़्यादा टूट जाता है। अब हम कार्तिक को देखते हैं जो हॉस्पिटल में मौजूद है। परिमा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। डॉक्टर कार्तिक से कहती है, अगर फैमिली में से कोई लगातार परिमा से बात करता रहेगा तो वो इतना पैनिक नहीं करेगी। इसके बाद कार्तिक परिमा के पास जाता है, उससे बात करने लगता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे संभालता है। लेकिन जब कार्तिक परिमा को संभाल रहा होता है, उसी समय उसे अपनी वाइफ कावेरी की याद आने लगती है। इसके बाद वह कावेरी की वो ऑडियो क्लिप सुनता है जो रावी ने उसे दी थी। उस ऑडियो में कावेरी कह रही होती है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मैं तुम्हें देखे बिना इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया है, लेकिन मैंने 7 दिन सिर्फ इसलिए गुजारे ताकि तुम्हें आखिरी बार देख सकूं। लेकिन कार्तिक वापस नहीं आया था। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि कार्तिक कोई आम आदमी नहीं है, वहाँ एक अंडरकवर एजेंट है। वह अपने सीनियर से मिलने जाता है। असल में कार्तिक एक मिशन पर गया हुआ था, इसी वजह से वह अपनी वाइफ के पास नहीं आ पाया। हमें यहाँ भी पता चलता है कि कावेरी को किसी कार ने टक्कर मारी थी। इसके बाद वह कार वहाँ से भाग गई थी। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो पता चला कि उस कार की नंबर प्लेट ही नहीं थी। कार्तिक उस आदमी को ढूंढना चाहता था जिसने कावेरी के साथ यह किया था। वहाँ उससे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता था, क्या तुम्हें रात को नींद आती है किसी को मारने के बाद। कार्तिक के सीनियर उसे समझाते हैं, तुम्हें मूव ऑन करना होगा। आखिर कब तक तुम इसी दर्द में फंसे रहोगे, कब तक यही सोचते रहोगे। लेकिन कार्तिक इससे बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन कार्तिक रावी के पास जाता है। रावी एक लॉयर है और कावेरी भी एक लॉयर थी। रावी उसकी असिस्टेंट थी। यहाँ कार्तिक रावी को बताता है कि विनय उसका दोस्त है और वह चाहता है कि रावी परिमा का केस लड़े। यहाँ सुनकर रावी मान जाती है। इसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है। पुलिस चारों आरोपियों को पकड़ चुकी होती है, लेकिन सामने वाले लायर का कहना होता है कि यहाँ चारों निर्दोष हैं।
उनका कहना था कि ये लड़के शादी में जा रहे थे, लेकिन उनकी कार चोरी हो गई थी और इसकी कंप्लेन भी उन्होंने फाइल की थी। इसीलिए कार में जो भी हुआ उसमें उन लड़कों का कोई हाथ नहीं है। अब हम देखते हैं कि उन लड़कों में से एक का नाम गुल है, वह कार चला रहा था। उसके पिता का नाम दीपराज है। दीपराज हर संभव कोशिश करता है कि गुल और बाकी लड़कों को बेल मिल जाए। असल में गुल की बहन की शादी तय हो चुकी थी। वह चाहता था कि गुल जल्दी से बाहर आ जाए ताकि शादी में कोई दिक्कत ना आए। इसी वजह से वह अपने लॉयर से कहता है कि जल्दी से बेल दिलवाई जाए। इसी बीच एक लड़का झटका सामने आता है। परिमा के लिए डीएनए सैंपल उन लड़कों के डीएनए से मैच नहीं हो रहे थे। यही देखकर रावी कोर्ट में कहती है कि वह दोबारा टेस्ट करवाना चाहती है। जज इसकी अनुमति दे देती है और तब उन चारों को बेल नहीं मिलती। इसके बाद रावी परिमा से मिलती है। परिमा बताती है वो 4 नहीं 5 लड़के थे। एक एक लड़का ड्राइवर था। वहाँ कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि बाकी लड़कों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी चारों ने उसके साथ गलत काम किया। अब यहाँ सुनकर पता चलता है कि 5वें लड़के का नाम समीर था। रावी तुरंत पुलिस के सामने इसकी जानकारी देती है। पुलिस फिर से लड़कों से पूछताछ करती है, समीर कौन है, लेकिन कोई भी लड़का समीर के बारे में बताने को तैयार नहीं होता। रावी कोर्ट में बताती है 4 नहीं 5 लोग थे। साथ ही वहाँ यह भी कहती है अगर कार चोरी हो गई थी तो ये शादी में पहुंचे कैसे। जरूर इन्होंने किसी से लिफ्ट ली होगी या बस पकड़ी होगी, लेकिन कोई बस टिकट नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जिस पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेन की थी वहाँ का भी कोई सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी जज कहती है कि चारों को बेल दी जाए क्योंकि उनके खिलाफ मजबूत सबूत नहीं है। और वह रावी से कहती है सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम कीजिए, बाकी प्रूफ लेकर आइए। दीपराज जब अपने बेटे को घर लाता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, लेकिन दीपराज गुस्से में होता है। वह अपने बेटे से पूछता है, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे दोस्त यहाँ सब कर रहे हैं तो तुम कार से उतरे क्यों नहीं, उन्हें रोका क्यों नहीं। लेकिन बेटे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दीपराज टूट गया। वह खुद को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोकती है। वह कहती है हमें जीना होगा, हमारी बेटी की शादी है, उसकी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। अब हम परिमा को देखते हैं। वह घर लौट चुकी है, लेकिन जो उसके साथ हुआ वह उसे भूल नहीं पा रही है। इसीलिए वह फैसला करती है कि वह दोबारा स्कूल ज्वाइन करेगी। लेकिन स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल उसे मना कर देती है। प्रिंसिपल कहती है जिन लड़कों को तुम अपने बच्चे समझती थी वही तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं जिस दिन उसके साथ यहाँ हुआ हम वहाँ क्यों नहीं थे, हम भी मजा ले लेते। यहाँ सुनकर परिमा अंदर से हिल जाती है। प्रिंसिपल कहती है हमें इन्हें पढ़ाकर अच्छे नंबर दिला रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी की परीक्षा में ये लड़के फेल हो चुके हैं। अब परिमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर समाज में हो क्या रहा है। इसके बाद पहचान परेड होती है। अगर परिमा उन्हें पहचान लेती है तो उन्हें सजा मिल सकती थी, लेकिन जब परिमा वहां जाती है और उनकी आवाज़ सुनती है तो आवाज़ तो पहचान में आती है, लेकिन वहाँ पक्के तौर पर नहीं कह पाती कि यही चारों लोग थे। वहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाती है और केस कमज़ोर पड़ जाता है। रावी कोर्ट को बताती है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। जज पुलिस को सख्त चेतावनी देते हैं कि फुटेज लेकर आओ। इसी बीच हम परिमा के बेटे को देखते हैं। वह अपने पापा से कहता है मुझे गन खरीदनी है, खिलौने वाली। और फिर अचानक हम एक आदमी को देखते हैं। वह छाता लेकर उन चारों लड़कों में से एक के सिर पर गन रखता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वह आदमी उसे गोलियों से मार देता है। अगले दिन जब यह खबर बाकी 3 लड़कों तक पहुंचती है तो वह बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उस लड़के को किसने मारा होगा। लेकिन शहर में लोगों का कहना था जिसने भी यहाँ किया है बिल्कुल सही किया है। लोग बोल रहे थे जो लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। यहाँ सब देखकर रावी का कहना था कि किलर को इस तरह किसी को मारने का हक नहीं था। वहाँ कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग एक दूसरे को मारते ही रहेंगे। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई मर्डर कर दे और फिर उसके घर वाले बदले में उस किलर को मार दे, फिर उसका परिवार किसी और को मारे। यहाँ सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। रावी चाहती थी कि इसका कोई स्थायी समाधान निकले ताकि आगे से लड़कियों के साथ ऐसा कुछ ना हो सके। लेकिन जब रावी इस बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है तो लोग उसे बुरी तरह ट्रोल करने लगते हैं। उसे गालियां दी जाती है। उसे कहा जाता है कि वह अपराधियों का साथ दे रही है। इसी बीच रावी को पता चलता है कि कुछ पुलिस अधिकारी सबूत मिटा रहे हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे हैं।
यहाँ जानकर रावी गुस्से में आ जाती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर संजय को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद हम दीपराज को देखते हैं। वहाँ रावी से मिलने आता है। वह कहता है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वहाँ बस कार में था। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इस मामले से बाहर निकले। रावी उसे समझाती है, अगर आपका बेटा सरकारी गवाह बन जाए तो उसकी सज़ा कम हो सकती है, और शायद सिर्फ 2.5 साल की सज़ा। दीपराज इसके लिए मान जाता है, क्योंकि रावी भी जानती थी कि दीपराज का बेटे सीधे तौर पर शामिल नहीं था, बस वहाँ मौजूद था। इसके बाद हम देखते हैं कि दीपराज का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने एक पब में जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे गोली मार देता है। अब मामला और भी गंभीर हो जाता है। इसके बाद हम कार्तिक के बॉस को देखते हैं। वहाँ रावी से मिलने आता है। वहाँ रावी से कहता है, कार्तिक बहुत गुस्से में है, वह हमारी बात नहीं सुनेगा। अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो तुम हो। यहाँ सुनकर रावी कार्तिक के पास जाती है और उसे डांटने लगती है। वहाँ कहती है, अगर तुम उन लड़कों को मार रहे हो तो यहाँ बंद कर दो। रावी कार्तिक से कहती है, उन्हें सजा कानून देगा, इसके लिए तुम्हें खुद उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्तिक इस बात का कोई जवाब नहीं देता, वहाँ चुप रहता है। इसके बाद हम दूसरे लड़के को देखते हैं। वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होता है। तभी वहाँ वही किलर आ जाता है, लेकिन इस बार उसकी गर्लफ्रेंड उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वहाँ देखकर किलर उसे गोली मार देता है। वहाँ लड़की वहीं गिर जाती है और वहाँ लड़का वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन उस लड़के ने भी किलर का चेहरा नहीं देखा था। अब धीरे धीरे रावी सच तक पहुँचने लगती है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि समीर कौन था। असल में ये चारों लड़के एक जिम के पास गए थे और वहीं से समीर इनके साथ जुड़ा था। अब रावी को वहाँ सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है। उस फुटेज से यह साबित हो जाता है कि पांचवा लड़का समीर ही था। इसके बाद रावी समीर की फैमिली से भी मदद लेती है, ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। समीर की एक वाइफ है और उसकी एक बेटी है, और उसकी बेटी परिमा के स्कूल में ही पढ़ती है। जब पुलिस समीर को पकड़ती है तो समीर पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार संजय रिश्वत लेने से मना कर देता है। वहाँ समीर को सीधे पुलिस स्टेशन ले आता है। जब यह बात उसके सीनियर को पता चलती है तो वह संजय को बहुत डांटते हैं। वहाँ कहते हैं, अगर तुमने फिर से हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, सबको बता देंगे कि तुमने अब तक कितनी रिश्वत ली है। लेकिन इस बार संजय को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद कोर्ट केस दोबारा शुरू होता है। अब परिमा को अपना बयान देना होता है। परिमा कोर्ट के सामने खड़ी होती है और बयान देना शुरू करती है, लेकिन सामने वाला लायर उसे बहुत निजी और असहज सवाल पूछने लगता है, जैसे तुम्हारी स्कर्ट किसने खींची थी, क्या तुम्हारी स्कर्ट फाड़ी गई थी, तुम्हें किसने पकड़ा था। ऐसे सवाल। इन सवालों का जवाब देते हुए परिमा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है, लेकिन फिर भी वहाँ एक एक सवाल का जवाब देती है। और अंत में वहाँ कहती है, अब मुझे लगने लगा है कि शायद गलती मेरी ही थी। मैं रात को अकेले सड़क पर जा रही थी, मेरे साथ कोई मर्द नहीं था। यहाँ सुनकर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच कोर्ट के बाहर एक आदमी रावी पर शाई फेंक देता है, क्योंकि रावी उस किलर के खिलाफ बोल रही थी और कुछ लोग उस किलर को हीरो मान रहे थे, इसलिए वे रावी से नाराज थे। लेकिन इसके बावजूद रावी हार नहीं मानती। वहाँ दोबारा कोर्ट आती है और केस लड़ना जारी रखती है। वहाँ कोर्ट को बताती है, मान लेते हैं कि कार चोरी हो गई थी, लेकिन कार चोरी होने के बाद जिस पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। यहाँ फुटेज गायब है। जब सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस वालों का कहना होता है कि उस समय लाइट चली गई थी और इसी वजह से कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि अगर कार चोरी हो गई थी तो ये लड़के शादी में पहुंचे कैसे। इसका भी कोई सबूत नहीं मिलता। साथ ही जो शादी की फ़ोटो मिलती है वो सुबह की फ़ोटो होती है, मतलब रात भर ये लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इस बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद रावी उन लड़कों के घर वालों को कोर्ट में बुलाती है। वहाँ उनसे पूछती है, उस रात आप लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। असल में दीपराज के पापा ने एक दूसरे लड़के के पापा को कॉल किया था और वे दोनों करीब 4 मिनट तक बात कर रहे थे। रावी पूछती है, आधी रात को आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उस लड़के के पापा के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद रावी संजय को बुलाती है। वहाँ उससे पूछती है, इन लड़कों के डीएनए सैंपल परिमा के सैंपल से मैच क्यों नहीं हुए। तब संजय सच बताता है। वह कहता है, जब हमें परिमा का सैंपल मिले थे तभी हमें पैसे दे दिए गए थे ताकि हम उन्हें नष्ट कर दें। इसका मतलब यहाँ था कि जो सैंपल लड़कों से मैच किए गए थे वो असल में परिमा के सैंपल ही नहीं थे। इसी वजह से वो सैंपल कभी मैच नहीं हुआ और आगे भी कभी मैच नहीं होगा। यहाँ सुनकर जज भी हैरान रह जाता है।
संजय कोर्ट में यहाँ भी बता देता है कि इस सब में कौन कौन पुलिस अधिकारी शामिल है। जज आदेश देती है कि उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हम कार्तिक को देखते हैं। उसके सीनियर उससे मिलने आते हैं। वहाँ कार्तिक से कहते हैं, तुम यहाँ सब बंद करो। दुनिया में रोज इतने क्राइम होते हैं, तुम सबको मार नहीं सकते। यहाँ काम कानून को करने दो। यहाँ सुनकर कार्तिक सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद वह गलत कर रहा है। रावी भी उसे यही समझा रही थी और दीपराज के बेटे को मारने के बाद रावी ने उसे बताया था कि वह लड़का सरकारी गवाह बनने वाला था, लेकिन कार्तिक ने उसे मार दिया। अब कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। इसी बीच रावी समीर की बेटी को कोर्ट में लेकर आती है। समीर की बेटी कोर्ट को बताती है, उस रात जब पापा घर आए थे तो उन्होंने अपने कपड़े जला दिए थे। उनके चेहरे और गर्दन पर निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखून से उन्हें खरोंचा हो। लेकिन सामने वाला लॉयर समीर की बेटी पर ही आरोप लगाता है। वहाँ कहता है, समीर ने तुम्हें डांटा था, इसीलिए तुम बदला ले रही हो। वहाँ उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा ने परिमा के साथ गलत किया है? यहाँ सुनकर समीर की बेटी कहती है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने गरिमा के साथ क्या किया क्या नहीं, लेकिन उन्होंने पहले भी ऐसा किया है मेरी माँ के साथ। यहाँ सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। रावी कोर्ट को बताती है, 13 साल पहले समीर ने अपनी पत्नी के साथ भी यही किया था। जब केस कोर्ट में गया तो समीर ने कहा कि वहाँ उससे शादी कर लेगा और इस तरह जिस लड़की के साथ उसने गलत किया था वहाँ उसकी पत्नी बन गई और आज उसकी बेटी उसे पापा कहती है। रावी कहती है, कई लड़कियों के साथ ऐसा ही इंसाफ किया गया है, लेकिन क्या यह सच में इंसाफ है? कई लड़कियां डर के मारे कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती और लड़कों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अगर हम सख्त फैसला नहीं लेंगे तो यह सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ सुनने के बाद और सारे सबूत सामने आने के बाद कोर्ट फैसला सुनाती है कि तीनों बचे हुए लड़के दोषी हैं, उन्हें सजा सुनाई जाती है। यहाँ सुनकर रावी को सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही वह कोर्ट से बाहर निकलती है उसे पता चलता है कि कार्तिक ने सरेंडर कर दिया है। उसे कोर्ट लाया जा रहा होता है। तभी वहाँ दीपराज पहुँचता है और वहाँ कार्तिक को गोली मार देता है, क्योंकि कार्तिक ने उसके बेटे को मारा था। अब दीपराज बदला ले चुका था। रावी कार्तिक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक की वहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ मूवी 80 खत्म होती है। तो आई होप you like this video. Kindly like, subscribe my channel. Thank you for watching.